बुशरा निसार और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग के बेसिस पे हुई थी कि दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ वो होते हैं या एक ग्रुप वो होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं ग्रो करते हैं और एक वो ग्रुप होता है जिसमें फ्लावर ग्रो करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो प्लांट जिसमें फ्लावर ग्रो करते नहीं हैं, तो उसको हम क्रिप्टोगैमिया कहते हैं। क्रिप्टोगैमिया फर्दर डिवाइड हुआ 3 ग्रुप में। फर्स्ट है थैलस, सेकेंड है ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा वो प्लांट होते हैं जिसमें हम देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी रूट है, स्टेम है या लीफ है, यानी कि पूरी बॉडी एक थैलस जैसी दिखती है, एक चपटी हुई कोई स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम थैलस बोलते हैं। उसमें ना तो आप लीफ का पता कर पाते हैं, ना स्टेम ना रूट, तो ऐसे बॉडी को हम थैलोफाइटा बोलते हैं और उसके बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है ब्रायोफाइटा एंड थर्ड है टेरिडोफाइटा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं थैलोफाइटा में अलगी। आज हम अलगी के बारे में पढ़ेंगे कि अलगी क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, ओवरऑल स्टडी हम करेंगे। तो आज जो हमारे स्टडी होगा वो थैलस का होगा, सॉरी अलगी। थैलोफाइटा में अलगी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज हम शुरू करेंगे अलगी के बारे में कि अलगी जो है वो उसके कैरेक्टर्स क्या हैं और उसके सारे फीचर्स क्या हैं। तो अलगी की जिस हम ब्रांच में स्टडी करते हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फाइकोलॉजी। अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि आई एम स्टडिंग फाइकोलॉजी, मीन्स कि हम जो है अलगी की ओवरऑल डिटेल जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें अलगी के बारे में स्टडी की जाए वो उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी। अब अलगी क्या है, किस तरह की उसकी प्लांट बॉडी है, किस तरह की उसकी लाइफस्टाइल है, मतलब उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। कि जैसे कि हम जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उसका सिंपल इंट्रोडक्शन जानते हैं, तो वैसे ही अलगी का एक सिंपल इंट्रोडक्शन देना हो तो क्या होगा कि अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे कि अलगी जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग होता है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट को बियर करता है, जिसकी वजह से उसे किस में आसानी होगी, खाना बनाने में आसानी होगी। यानी कि जिस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो खाना बनाने में इजी होगा और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाएगा। दूसरा, प्लांट बॉडी इसकी बहुत सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, यानी कि लीफ, रूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ऑटोट्रॉफिक होती है, जाहिर सी बात है जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा देन इट्स ऑटोमेटिकली वी नो कि वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, यानी कि ऑटो मतलब खुद से खाना बनाने में सक्षम है। एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लार्जली जो इसका जो माना जाए कि ज़्यादातर वो कहाँ पाया जाता है, तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं कि पानी जहाँ मॉइस्चर बहुत होगा, जहाँ पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, वो वहाँ पाए जाएंगे। द मोस्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ द एल्गी आर गिवन बिलो। तो अब इसके हैबिटाट के बारे में जानते हैं कि इसका हैबिटाट कैसा होता है, किस जगह पे ये फ्रिक्वेंटली पाया जाता है या जहाँ पर अमूमन ये पाया जाता है देखने को। दीज आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटाट, यानी कि फ्रेश वाटर जैसे कि मानिए लेक हुआ, रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ, ये सारी चीज़ों में ये पाए जाएंगे। फ्रेश तालाब हुआ, छोटे छोटे जैसे पोखरे टाइप बनाते हैं वैसे उसमें मौजूद होगा। सम अलगी फॉर्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटाट, यानी कि अलगी उस जगह पे ग्रो करना मोस्ट प्रिफर करता है जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी या नमी का कंटेंट मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ ये आपको नॉर्मली दिख जाएंगे। लाइक वेट रॉक, जैसे कि कहा गया है कि नदी तालाब के किनारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ पर समुद्र होते हैं, वहाँ पर ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें भी पाया जाता है, उस पर नमी होती है बहुत। एंड सॉइल ट्री ट्रंक, पेड़, ऐसे पेड़ जहाँ पर जो नमी के जगह पे ग्रो करते हैं तो उस पेड़ के जो तने पर भी ये ग्रो करने लगते हैं। सम ऑफ देम आल्सो फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद फंजाई, और यही अलगी जब किसी के फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जैसे हर इंसान को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, वैसे अलगी को भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, वो एसोसिएट होकर रहना चाहते हैं, यानी कि
कुछ ये फ़ायदा उनको पहुँचाएँगे तो वो दूसरा पार्टनर इनको फ़ायदा मतलब एक दूसरे को वो मदद करके और उस खुद को सरवाइव करेंगे। तो जब ये फंजाई के साथ मिल जाते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, तो एक नए ऑर्गेनिज़्म की शुरुआत होती है। उसे हम लाइकेन बोलते हैं कि लाइकेन जो है जब अलगी और फंजाई दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज़्म की बात करते हैं, वो लाइकेन होता है। सेकेंड टॉपिक है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका जो बॉडी है, उनका जो थैलस है। जब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी की, अलगी की, तो हम उसको मोस्टली थैलस बोलते हैं। तो इस थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, ये थैलस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, कैसी दिखती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो द प्लांट बॉडी जो होगी अलगी की, उसे हम थैलस बोलेंगे। इज़ विदाउट डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है कि वो हम आप देख कर नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीफ है। जब हम ऐसे नॉर्मली किसी प्लांट को देखते हैं तो हम उसमें बिल्कुल विजिबली देख पाते हैं कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। बट अलगी के केस में हम जब उसकी बॉडी को अगर हम स्टडी करते हैं या एग्जामिन करते हैं तो उसमें हम उसके लीफ, स्टेम, रूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। द बेसिक फॉर्म्स एंड साइज ऑफ अलगी इज़ वेरिएबल एंड रेंज फ्रॉम फिलामेंटस टू कोलोनियल। तो अलगी का जो शेप है या फॉर्म है या साइज़ है वो डिफ़र करता है, बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। यानी कुछ अलगी फिलामेंटस होते हैं, यानी कि पतले पतले ट्यूब्स की तरह दिखते हैं, जैसे कि स्पायरोगारा का स्ट्रक्चर हुआ। और आपको स्क्रीन पर स्पायरोगारा की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। उसके बाद है कि कुछ जो अलगी होते हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब एक ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे कि वॉलवॉक्स का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक पूरे ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो दीज आर अटैच ऑन द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। जैसे हर इंसान के पास एक कुछ स्पेशल ऑर्गन होता है, वैसे अलगी के भी पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है कि ये जो हैं इनको होल्ड करने के लिए एक होल्ड फास्ट होता है, जिसके हेल्प से वो किसी भी सबस्ट्रेटम, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ वो चिपक कर अपने आप को स्टेबल कर सकें, तो उसको होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। सेकेंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ अलगी सेल, कि अलगी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो अलगी की सेल है वो कौन सी टाइप है, यूकैरियोटिक टाइप है। यूकैरियोटिक मीन्स कि ये प्रिमिटिव टाइप इसकी सेल नहीं है, मतलब एडवांस है, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल है। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, सेल जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट हैं। तो मतलब एक एडवांस सेल है। सेकेंड है कि साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड, और साइटोप्लाज्म जो है वो बाउंड से एक बाउंड्री से घिरी हुई होती है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ एंड अदर सेल ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो भी मौजूद होते हैं। सेल वॉल जो है यहाँ पर बनी हुई अलगी की है वो सेलुलोज। ये आपको एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछता है कि अलगी की जो सेल वॉल है वो किस कंपाउंड की बनी हुई होती है, किस कंपोनेंट की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल जो है वो अलगी में सेलुलोज की बनी हुई होती है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। बात करते हैं कि इनका फूड मटेरियल कैसा होता है। अलगी है रिजर्व स्टार्च, तो अलगी जो है वो फूड को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्योंकि हर इंसान, देखो हर इंसान जब अच्छा वक्त होता है तो कुछ ना कुछ बचा कर रखता है कि ताकि जब ऐसी कंडीशन आए जब उसे चीज़ें आसानी से ना मिल पाए तो वो उसको यूज़ कर सके। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो रिज़र्व जो फूड करती है वो ग्लूकोज को रिज़र्व कर लेती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी ग्लूकोज को जो होता है वो ब्रेक डाउन करके यूज़ कर लेती है। इसी तरह अलगी भी हैं, स्टार्च को जो है स्टोर करते हैं। ब्राउन अलगी जो हैं वो मैनिटॉल और लेमिनेरिया जैसे रिज़र्व फूड को स्टोर करते हैं, और रेड अलगी जो है वो फ्लोरिडियन नाम के एक कंपाउंड को क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिज़र्व फूड मटेरियल उसको स्टोर करते हैं। तो ये उनका फूड मटेरियल होगा। रिप्रोडक्शन, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को डबल करना चाहता है, यानी कि अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहता है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि पेरेंट सेल से जब न्यू इंडिविजुअल का कोई फॉर्मेशन होता है तो हम उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलगी में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, वेजिटेटिवली भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। हम सब ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जितना प्रिमिटिव होता है, जैसे अलगी में जितना ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव होगा
या प्लांट में जो ऑर्गेनिज्म जितना प्रिमिटिव, हम प्रिमिटिव मानते हैं कि एल्गी बहुत प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव मीन्स कि लोअर कैटेगरी के प्लांट हैं। तो जो जितना नीचे लोअर होगा उसके अंदर उतना ही वेरिएशन ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, या वेरिएशन, हर चीज़ में वेरिएशन उतनी ज़्यादा पाई जाएगी। और जैसे जैसे हायर की तरफ आप बढ़ेंगे वेरिएशन जो होता है वो कम होते चला जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में वो तीनों पाया जाता है। मेनली दो होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में ही वेजिटेटिव पार्ट से अगर वो ग्रो कर रहा है तो ये एक वेजिटेटिव यूज़ हो जाता है। तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअली ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट प्लांट बॉडी या जो मेन प्लांट बॉडी है उसी का ही कोई हिस्सा अगर मेन प्लांट से अलग हो जाए और वो ग्रो कर जाए, एक न्यू इंडिविजुअल से ग्रो कर जाए उस छोटे से पार्ट से, तो उस पार्ट की वजह से जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि मेन प्लांट बॉडी का कोई वेजिटेटिव पार्ट इन द सेंस कि हम बात करें कि उसका स्टेम हुआ, लीफ हुआ या उसकी रूट हुई, ऐसा कोई भी पोर्शन अगर उस बॉडी से अलग हो जाए और एक नए इंडिविजुअल को बनाए तो हम उस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जो मेन प्लांट बॉडी है उससे कोई भी एक छोटा सा हिस्सा टूट जाए, फ्रेगमेंट टूट जाए और एक नया इंडिविजुअल बना दे, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ट्यूबर एक बहुत सिंपल प्रोसेस है कि एक प्लांट बॉडी में किसी एक ट्यूबर जैसा एक उभार जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगे और वो स्ट्रक्चर जब प्लांट बॉडी से अलग हो तो एक नया स्ट्रक्चर बना ले। ये बहुत कॉमन होता है ट्यूबर जो है आलू में आपने देखा होगा कि जब नमी होती है, मॉइस्चर वाला मौसम होता है तो उसमें अंख निकलने लगते हैं या छोटे छोटे आपको लीफ स्ट्रक्चर दिखने लगता है, और वही स्ट्रक्चर को अगर हम कहीं लगा दें तो वो एक न्यू प्लांट को बना देता है। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो या वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। स्टोलन हुआ, ये सारे एक स्पेशल जो कह जाएँ कि वेजिटेटिव बॉडी में एक स्पेशलाइज या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मौजूद हो जाते हैं, और जब वो स्ट्रक्चर अलग होते हैं तो एक नए प्लांट बनाते हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेज हुआ, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं। ईच फ्रेगमेंट गेट डेवलप्ड इनटू अ थैलस, और ये हर टुकड़ा मेन प्लांट बॉडी से जब अलग होता है तो एक नए प्लांट को ग्रो करता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ए सेक्सुअल से आप समझ रहे होंगे कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल या जो गैमीट्स हैं, मेल फीमेल गैमीट्स हैं, वो फ्यूज्ड ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो कर भी एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अगर कर दे तो उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो यहाँ मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी स्पोरेंजिया, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर का फॉर्मेशन एक स्पेशलाइज्ड बॉडी से होता है, यानी कि स्पोर प्रोड्यूस करने वाली एक फैक्ट्री, एक बॉडी से होता है, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि स्पोर को प्रोड्यूस करने वाली बॉडी को हम स्पोरेंजिया कहते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं, सच एज जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनेट्स और कार्पोस्पोर्स। तो इसी स्पोर्स के अब डिफरेंट नेम हैं कि जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनेट्स और कार्पोस्पोर्स एक्सेट्रा, काफ़ी और नाम भी हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर विच इज़ फ्लैजिलेटेड, कि जू स्पोर्स का मतलब कि ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजिला मौजूद हो। तो जू स्पोर जो होते हैं वो बोथ हो सकते हैं, जिसमें फ्लैजिला मौजूद भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो ऐसे स्पोर्स को हम जू स्पोर्स भी बोलते हैं, एप्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, यानी कि ये है तो एक स्पोर ही, बट इनका जो थोड़े डिफरेंसेस के अंदर मौजूद है। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बट स्पोर के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे रिप्रोडक्शन को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट्स मोस्ट क्लियर कि यहाँ ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके जाइगोट का फॉर्मेशन करे, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। तो एल्गी के केस में देखा गया है कि दो तरह का सेल जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। पहला आइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, कि ऐसे कोई दो गैमेट्स या ऐसे दो गैमेट्स जो कि देखने में
सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं बट फिजियोलॉजिकली वो डिफ़र है, एक दूसरे अलग अलग है। यानी कि एक बिहेव कर रहा है मेल जैसा और दूसरा बिहेव कर रहा है फीमेल जैसा। तो ऐसी प्रोसेस को हम, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमी कहते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी हम इसको कहेंगे कि ऐसे गैमीट जिसमें एक गैमीट जो है मेल जैसा बिहेव करे और दूसरा जो है फीमेल जैसा बिहेव करे, पर देखने में दोनों सेम हो, देन इट्स कॉल्ड आइसोगैमी। दूसरा वर्ड यूज़ होता है हेट्रोगैमी। हेट्रो से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट, और गैमी मतलब गैमीट, कि ऐसे दो गैमीट जो फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट हो ही, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो, यानी कि देखने में भी डिफरेंट हो, और जो उनके गैमीट्स हो वो फिजिकल यानी कि अंदरूनी भी वो क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, और देखने में भी एक बड़ा हो, जो साइज़ में बड़ा होगा वो फीमेल होगा, जो साइज़ में छोटा होगा वो मेल होगा। तो ये हेट्रोगैमी भी दो तरीके की होती है, एक जो है वो एनाइसोगैमी है और दूसरा जो है वो ओगैमी है। एनाइसोगैमी में स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होगा। एनाइसोगैमी मीन्स कि ऐसे गैमीट जो डिसिमिलर हों साइज़ में, उनका फ्यूज़न ऐसे गैमीट का अगर हो रहा है तो एनाइसोगैमी। ओगैमी में कि जो दो गैमीट होंगे यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट जो होगा वो डिसिमिलर इन साइज़ तो होगा, उसके साथ साथ जो मेल गैमीट होगा यानी कि ये जो होगा वो मोटाइल होगा, यानी कि मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, एक्टिव होगा, कहने का मतलब ये है, और स्मॉल होगा। जाहिर सी बात है जो चीज़ छोटी होगी उसको मूव करने में इजी होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इजी होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ेगी मूव करने के लिए। और फीमेल गैमीट जो होगा वो लार्ज होगा, साइज़ में बड़ा होगा, और साइज़ में बड़ा होगा उसके साथ साथ क्या होगा कि मोटाइल नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा बल्कि एक जगह रुका हुआ रहेगा। ये मेल गैमीट ही मूव करके यहाँ फीमेल गैमीट के पास आएगा। तो ऐसे फ्यूज़न को हम कहेंगे कि ये ओगैमी टाइप फ्यूज़न है, यानी ओगैमी रिप्रोडक्शन है। एनाइसोगैमी में जो कि होगा वो डिसिमिलर होगा, साइज़ में दो गैमीट ऐसे होंगे आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। लेकिन ओगैमी में दो डिसिमिलर तो होंगे ही, उसके साथ साथ जो मेल होगा वो छोटा होगा, फीमेल होगा बड़ा होगा, और ये जब फ्यूज़ करेंगे देन द प्रोसेस कंप्लीट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों हैं, कि सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, दोनों तरह की, यानी कि जितने टाइप मौजूद है रिप्रोडक्शन के वो सारे टाइप्स के अलगी में होते हैं। अब बात करते हैं कि उसका एम्ब्रियो जो मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जब जाइगोट फर्दर उसमें डिवीज़न होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो की कैसी जो है कि स्ट्रक्चर होती है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एन एम्ब्रियो स्टेज इज़ नॉट प्रेजेंट, लाइफ साइकिल इज़ हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट बन जाता है। द लाइफ साइकिल इज़ हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक यानी कि पहले हैप्लॉइड होती है, उसके बाद डिप्लॉन्टिक, यानी कि हैप्लॉन्टिक मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ होगा, डिप्लॉन्टिक मीन्स कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डबल हो जाएगा एक स्टेज पे जाकर, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब कि दोनों डिप्लॉयड होकर देन हैप्लॉयड स्ट्रक्चर उसका होगा। और उसके बाद हैप्लोहैप्लॉन्टिक, यानी कि जितनी टाइप की इसकी स्टेजेस होती हैं वो सब मौजूद होती हैं। एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी जो है वो क्या क्या है कि एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी एक बहुत ही मेन रोल अदा करते हैं क्योंकि ये सॉइल में भी मौजूद होते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो ये करते हैं ऑन अर्थ, एंड कौन सी प्रोसेस करके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके। सम फॉर्म्स ऑफ मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड कोलाइड। तो कुछ जो रेड और ब्राउन एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर अल्जीन ब्राउन एल्गी एंड
कैराजिनिन रेड एल्गी एक है जो विच हैव मेनी कमर्शियल यूज, उनका बहुत सारा कमर्शियल यानी कि बिजनेस के तौर पर एक जो बोल सकते हैं इंडस्ट्री इसका यूज़ करती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने में। द अलगी जेलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया आर यूज टू प्रोड्यूस आगार। तो कुछ अलगी ऐसे हैं जिससे जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है, उससे अगार एक प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है जो कि यूज़ होता है बहुत सारे आइसक्रीम और जेली जैसे कंपनीज़ में यूज़ होता है इसको क्या करने के लिए, जमाने के लिए कि ये अगार जो होता है वो बहुत जल्दी एक टेम्परेचर पर वो जमने लगता है। सम प्रोटीन रिच कुछ अलगी ऐसे जो होते हैं जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं, लोग उसे अब एज बोल सकते हैं कि सी वीट की तरह यूज खाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक कोरोला and spirulina are used as food supplement by sailors and space travelers। यानी कि जो स्पेस में जाते हैं, जो धरती से ऊपर जाते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं वो इस सप्लीमेंट्स को लेकर जाते हैं, या जो बहुत लंबा सफ़र करते हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो इन चीज़ों को ही लेकर जाते हैं और उससे अपने फूड सप्लीमेंट को पूरा करते हैं। अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज एज फूड, और 70 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होती हैं, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बोल सकती हूँ कि होटल्स या रेस्टोरेंट हैं जो कि सी वीड्स को यूज़ करते हैं, सी फूड एज सी फूड वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत रिच सप्लीमेंट इसके अंदर फूड सप्लीमेंट्स होता है। तो ये हुआ इसकी इकोनॉमिक यूज़ या अलगी का यूज़ क्या है वो इसमें मैंने बताया है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के ओवरऑल स्टडी हम करेंगे कि ये किस तरह की उसकी प्लांट बॉडी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनके फूड मटेरियल क्या होता है। तो सारे जो कंप्लीट डिटेल स्टडी हम उसमें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।